तो कहानी की शुरुआत एक कॉन्वेंट सिस्टर को दिखाते हुए होती है, जो वो अपने आंखों में नमी लिए मदर मैरी के पिक्चर के सामने बैठकर प्रे कर रही थी और उनसे वो एक के बाद एक माफी मांगते जा रही थी जो अभी करने जा रही है। इसके बाद उसने मदर मैरी और अपने बैग को उठाते हुए अपने इंचार्ज के कमरे से चाबियों को चुराकर वो इस कॉन्वेंट से भागने के लिए यहाँ के गेट पर दौड़ते हुए आ गई। अभी वो लॉकर को खोलने की कोशिश ही कर पाती कि तभी अचानक से 4 लोग काले गाउन के कपड़े और मुंह पर रेड मास्क लगाए यहाँ पर आ गए उसे पकड़ने के लिए। उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, हताश में आ चुकी थी। वो बिना देरी किए गेट के नीचे वाले साइड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से मास्क पहने हुए आदमी उसकी टांग को पकड़कर गेट में फंसाते हुए तोड़ देते हैं। वो लेडी इतना दर्द में तड़प रही थी कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसे पता चला कि वो तो अब कॉफिन में बंद हो चुकी है। उसे ऐसी गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा मिलेगी, यह उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। वो कॉफिन से बाहर निकलने की लाख कोशिश करती है, रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने भी लग गई कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और आखिरकार इसी ताबूत के अंदर अपनी दम घोंटते हुए मर गई। जिसके बाद सीन को काटकर हमें इसी कॉन्वेंट में एक दूसरी सिस्टर जिसका नाम सिसिलिया था उसे दिखाया जाता है। दरअसल ये कॉन्वेंट इटली में था और सिस्टर सिसिलिया यूएस से यहाँ पर आई हुई थी। सिस्टर सिसिलिया इतने दूर से यहाँ पर आने के बारे में जब सवाल जवाब किया गया तो वो जवाब देती हैं कि मेरे साथ बचपन में एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हो गया था। मैं लेक में गिरकर मारी गई थी। लगभग 7 मिनट तक मेरा दिल बंद पड़ा था। डॉक्टर्स ने मुझे डेड डिक्लेयर भी कर दिया था, लेकिन 7 मिनट बाद मुझे दोबारा से जिंदगी मिल गई। मेरा दिल अपने आप ही चलना शुरू हो गया, जो कि ये कोई मिरेकल से कम नहीं था। मुझे लगा कि गॉड ने मुझे किसी स्पेशल मकसद के लिए इस दुनिया में वापस भेजी है, इसीलिए मैं अपने उसी मकसद को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर विजिट की हूँ। मदर सुपीरियर भी सिस्टर सिसिलिया के यहाँ आने से काफी खुश दिखाई दे रही थी, हालांकि वो बहुत ही कम मात्रा में ही सिस्टर सिसिलिया के बातों को समझ पा रही थी, क्योंकि सिस्टर सिसिलिया अपने भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इटालियन आती थी। मदर सुपीरियर की असिस्टेंट सिस्टर इजाबेल को सिस्टर सिसिलिया की सारी बातें समझ में आ रही थी, क्योंकि उसे इंग्लिश काफी अच्छे से आती थी, मगर वो कुछ ज्यादा बोलती नहीं, क्योंकि उसे सिस्टर सिसिलिया का यहाँ पर आना पसंद नहीं आया। सिस्टर सिसिलिया को इसके बाद इस कॉन्वेंट का टूर कराया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये कॉन्वेंट दरअसल उन असिस्टेंट के लिए है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते बूढ़ी हो जाती हैं और यहाँ पर उनका ख्याल तब तक रखा जाता है जब तक वो मर नहीं जाती। सिस्टर बताती हैं कि हम सभी यंग सिस्टर यहाँ के सभी ओल्ड सिस्टर का ध्यान रखने के लिए हैं। ये लोग बातें करते करते आगे जा ही रहे थे कि तभी एक ओल्ड नन यहाँ आकर सिस्टर सिसिलिया से पूछने लग गई कि क्या तुमने मेरे डैड को देखा है। यहाँ पता चला कि ये नन मेंटली अनस्टेबल थी। सिस्टर इजाबेल उसे बहला फुसला कर वहाँ से लेकर चली गई और इस तरह से सिसिलिया को भी यहाँ पर अपना काम के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके बाद सिस्टर इजाबेल आकर सिसिलिया को उसके रूम में लेकर जाती है और कहने लग गई कि आज रात में तुम्हें वायुस की जरूरत नहीं है, एक रात यहाँ पर रुक कर देख लो, अगर जाना चाहती हो तो चले जाना, गॉड भी तुम्हें माफ कर देंगे। यहाँ पर सिस्टर सिसिलिया को उसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आया था। वो उसकी बात को इग्नोर करती है और वो रात होने पर वायुस यानी संकल्प भी ले लेती है। यहाँ पर अब सिस्टर सिसिलिया फादर सेल से भी मिलती है, जिन्होंने सिस्टर सिसिलिया को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया हुआ था। इन दोनों के यहाँ पर बातें शुरू हो जाती हैं और फादर सेल अपने बारे में बताने लग गए कि यहाँ इस जगह पर आने से पहले वो एक बायोलॉजिस्ट थे। ये दोनों इस टाइम वाइन भी पी रहे थे। सिस्टर सिसिलिया इस टाइम अपने बचपन वाला वाक्य के बारे में जो मरकर दोबारा जीवित हो गई थी वही फादर सेल को बता ही रही थी कि अचानक से उनकी इर्द गिर्द की दुनिया ही चेंज हो जाती है। वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर अभी अभी उन्होंने प्रार्थना किए हुए थे। वहीं पर कोई इंसान अजीब तरीके से जमीन पर लेटकर प्रेयर किए जा रहा था और उसने फेस पर उसी तरह का रेड कलर का मास्क लगाया हुआ था जो उस रात हम उस लड़की के साथ भी देख चुके हैं। सिसिलिया ने जब उससे लेटने की वजह पूछी तो उसने पता नहीं क्या बताई, क्योंकि वो किसी और ही लैंग्वेज में बात किए जा रही थी। सिसिलिया को बस यही समझ में आया कि यह रेड मास्क वाला इंसान एक औरत है। वो घबराते हुए यहाँ से जाने ही वाली थी कि इतने में सिस्टर सिसिलिया के पास मदर सुपीरियर आ गई। वह उसे वो होली नेल दिखाती हैं जिससे जीसस को क्रूसिफाई किया गया था। इस नेल को देखकर सिसिलिया इतनी हैरान हो चुकी थी कि वो अचानक से बेहोश भी हो गई। इसके बाद सिसिलिया ने अपने आप को सीनियर फादर के सामने पाया और उस टाइम सिसिलिया ने कन्फेस कर रही थी कि रात में उसने बहुत ज्यादा ही वाइन पी रखी थी, जिसकी वजह से उसे मदर सुपीरियर के सामने
सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा है। अभी उसने यह बात कही ही थी कि एकदम अचानक से कोई पीछे की दीवार चीरते हुए उसे खींचकर यहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को एक अजीब कमरे में लेटा हुआ पाती है और अपने सामने उन्हीं औरतों को देखती है जो बड़े बड़े काले रंग के गाउन और रेड कलर के मास्क लगाए हुए होती हैं। ये सभी के सभी सिसिलिया के बॉडी पर अजीब तरह से हाथ लगाए ही जा रही थीं और इतने में ही डरकर सिसिलिया की आंख भी खुल गई। यहाँ पर सिस्टर सिसिलिया को यह बात पता चलती है कि अपने संकल्प के बाद वो बेहोश हो गई थी और उसे अब होश आ रहा था। इस टाइम उसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसी वक्त अचानक से अंधेरे में खड़ा हुआ कोई इंसान नजर आया। जब उसने लाइट जलाई तो वो वहाँ से गायब भी हो गया, इसीलिए सिसिलिया ने उसे इग्नोर भी कर दिया। खैर, अगले दिन से अपने रूटीन के कामों को अपनाते हुए शुरू कर देती है। एल्डर्स की खिदमत यानी उनकी सेवा में लग जाती है। उसे यहाँ के सभी कामों को सिखाए भी जाते हैं। वो सभी कामों को जल्दी से सीख लेती है, लेकिन वो चिकन को काटना नहीं सीख पा रही थी। दिन ऐसे ही गुजरते ही रहते हैं और एक दिन उसके सामने एल्डर सिस्टर की मौत हो जाती है। उन्हें देखकर कोई भी इतना दुखी नहीं था जितना सिसिलिया थी, क्योंकि सिसिलिया के सामने पहली दफा हो रहा था और बाकी के लिए तो यह सब रूटीन का काम बन गया था। सिसिलिया भी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस दौरान कई बार उसका सामना सिस्टर इजाबेल से होता है, जो वो उसे बस नफरत के नजरों से देखती रहती है। और इस चीज का मतलब सिस्टर सिसिलिया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। रात में सिसिलिया अपने कमरे में सो ही रही होती है कि उसके पास एल्डर सिस्टर आ जाती है, जो एकदम से उसके बाल को पकड़कर काट लेती है। इस दौरान जब सिसिलिया नींद से जागती है तो एल्डर सिस्टर उससे कहती है कि हम सब तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। सिसिलिया को लगा कि जरूर एल्डर सिस्टर की तबीयत खराब होगी, इसीलिए वो एल्डर सिस्टर को ले जाकर उनके बेड पर लेटा देती है और एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है कि उसके दोनों पैर पर क्रॉसिफिक्स के निशान थे। ऐसे निशान जैसे किसी ने क्रॉसिफिक्स को गर्म करके उनके पैरों में लगा दिया हो। रूटीन के काम ठीक उसी तरह से चलते चले जाते हैं और एक दिन सिसिलिया की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अजीबो गरीब तरह से वॉमिटिंग करने लग गई और फौरन ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसके बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। हालांकि ये तो नॉर्मल डायरिया था, उसके बावजूद भी उसका यूरिन टेस्ट भी कराया गया था और यह चीज सिस्टर सिसिलिया को काफी अजीब लगी थी। यही सब बातें सोचते हुए सिस्टर सिसिलिया अपने खिड़की के बाहर उसी मास्क पहनी औरत को नोटिस कर रही थी, जो हमेशा उसके कमरे के बाहर ही घूमती रहती थी, जैसे वो उसी को गाइड करने के लिए आई हो। अभी वो यही सब सोच ही रही थी कि एकदम अचानक से एक रिबन आकर उसकी खिड़की से टकराकर मर जाता है और सिस्टर सिसिलिया घबरा जाती है। कुछ वक्त के बाद सिस्टर सिसिलिया को मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है। वो घबरा जाती है कि इस तरह किसी भी सिस्टर को मीटिंग हॉल में नहीं बुलाया जाता था और ऊपर उससे जो मीटिंग में सवाल जवाब पूछे जा रहे थे उनसे तो वो और भी ज्यादा मात्रा में घबरा गई थी। फादर उस पर गुस्सा हो रहे थे कि तुम्हें अपने वाव संकल्प को तोड़ दिए, तुमने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया हुआ है। सिसिलिया रोते हुए कसम उठा लेती है कि उसने किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। फादर कहते हैं कि ठीक है, मान लेता हूँ कि तुमने यहाँ पर नहीं बनाया होगा, लेकिन फिर तुमने हमारे साथ झूठ तो बोला ना कि वर्जिन हो। क्या पता तुम बाहर से ही किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर यहाँ आई हो। सिसिलिया कसम पर कसम खाने लग जाती है कि मैं हमेशा से वर्जिन थी। यहाँ पर सिसिलिया का साथ डॉक्टर भी देते हैं और बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आई थी मैंने खुद उसका टेस्ट किया था, वो वर्जिन थी। इस टाइम उसने नोटिस किया हुआ था कि मदर सुपीरियर के हाथ में एक फाइल थी जिस पर उसी के फोटो थी। सारे सवाल जवाब खत्म होने के बाद वो इस फाइल को डोर में रख देती हैं और इतने सारे इंटेंस सवालों के बावजूद भी सिसिलिया नोटिस कर पाती है कि सब लोग अजीबोगरीब तरह से खुश हो चुके थे। सिसिलिया पूछती है कि आखिर बात क्या है। सिसिलिया को कुछ बताया नहीं जाता, बल्कि उसका अल्ट्रासाउंड करके उसे दिखाया जाता है कि वो इस टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है, बिल्कुल मदर मैरी की तरह, बगैर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। सभी लोगों का मानना था कि सिसिलिया अब एक होली चाइल्ड को जन्म देने वाली है। सिस्टर सिसिलिया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फादर सेल से पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों। फादर सेल कहते हैं कि शायद इसीलिए कि तुम्हें गॉड ने चुनाव किया हुआ है। तुम खुद ही तो कहती हो कि गॉड ने तुम्हें मरने से बचा लिया था। क्या पता गॉड का बड़ा मकसद यही हो। उनकी बातों ने सिसिलिया को चुप तो करवा दिया था, लेकिन सिसिलिया तसल्ली नहीं हो रही थी। खैर, सिसिलिया को कॉन्वेंट में किसी राजमहल की तरह रुतबा दे दिया जाता है। नन के कपड़े उतारकर उसे बहुत ही खूबसूरत गाउन पहनाए जाते हैं और बाकी के सारे नन्स उसके सामने खड़ी होकर प्रे करने लग गई थीं। यहाँ पर सिसिलिया ने नोटिस किया हुआ था कि सभी प्रेयर तो कर रहे थे, सिवाय दो सिस्टर्स के, सिस्टर ग्वेन और सिस्टर
इजाबेल के। सिस्टर ग्वेन का तो उसे अच्छे से पता था कि उसे गॉड पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। वो सिर्फ अपने हालातों को ठीक करने के लिए इस चर्च में आई हुई है, जबकि इजाबेल उससे क्यों नाराज थी, यह बात उसे काफी कंफ्यूज कर रही थी। खैर, वक्त गुजरता है और ऐसे ही लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 माह गुजरने के बावजूद भी सिसिलिया के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं दिखाई दे रही थी। वो मसले जो आमतौर पर सभी लड़कियों को प्रेगनेंसी के टाइम पर आते हैं, वो अभी तक बार बार सिसिलिया को आए ही जा रहे थे। यहाँ तक कि आज उल्टी करते हुए उसका एक दांत भी टूट जाता है और यह बात उसे नॉर्मल नहीं लगता। खैर, अपनी तबीयत को बेहतर करने के बाद सिसिलिया ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंचती है। सिसिलिया देखती है कि सारे सिस्टर उसके रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाती हैं। हमेशा की तरह सिवाय 2 नन्स के नाश्ते की टेबल पर हमें देखने को मिलता है कि सिस्टर इजाबेल तो गुस्से और जलन वाली नजरों से सिस्टर सिसिलिया को देखे ही जा रही थी और अपनी इस जलन को खत्म करने के लिए वो सिसिलिया को ही खत्म करने का प्लान करने लग जाती है। और जिस टाइम सिस्टर सिसिलिया नहा रही थी, वो अचानक से उसे बाथटब में ही डुबाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन ठीक वक्त पर दूसरे लोग आकर सिस्टर सिसिलिया को बचा लेते हैं। बाकी के सिस्टर्स जब सिस्टर इजाबेल को खींचते हुए यहाँ से लेकर जा रही थीं, उसी टाइम पर सिस्टर इजाबेल बार बार सिस्टर सिसिलिया से कह रही थी, तुम्हारे जगह इस वक्त मुझे होना चाहिए था, उन लोगों को मेरे साथ दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी। आखिर वो किन कोशिशों की बात कर रही थी? सिसिलिया पूरी तरह से कंफ्यूज थी। खैर, आज सिस्टर सिसिलिया का चेकअप करने के लिए कॉन्वेंट के अंदर डॉक्टर भी आते हैं। उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि बेबी बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन सिस्टर सिसिलिया कहने लग गई कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि सुबह उल्टी करते हुए मेरा एक दांत टूटा हुआ था। मेरे साथ अब भी वही सब चीजें हुए जा रहे हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं। इसीलिए मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर किसी दूसरे डॉक्टर से अपना अच्छा इलाज करवाना है। मगर फादर सेल उससे कहते हैं कि हम आपको बाहर हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर अगर किसी दूसरे डॉक्टर्स को यह बात पता चल गई तो बात बहुत जल्द ही फैल जाएगी और हम इस बात को अभी सीक्रेट रखना चाहते हैं। इसी रीजन की वजह से सिस्टर सिसिलिया भी खामोश हो जाती है। चेकअप करवाने के बाद सिस्टर सिसिलिया जैसे ही उस कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि सिस्टर इजाबेल के रूम के अंदर 2 रेड मास्क पहने औरतें खड़ी हुई दिखाई दे रही थीं। वो भी सिस्टर सिसिलिया को देखे ही जा रही थीं। सिस्टर सिसिलिया इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग गई तो उन्हें किसी के गिरने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन औरतों ने बेचारी सिस्टर इजाबेल को वहां से गिराकर मार दिया था। दरअसल सिस्टर इजाबेल को सजा मिली थी। सिस्टर सिसिलिया को मारने की कोशिश में सिस्टर सिसिलिया डेड बॉडी के पास जाकर जब उसे देखा कि उसके सिस्टर इजाबेल के मुंह और टांगे पर जख्मों के निशान दिखाई देते हैं, जिसका मतलब यह था कि उसे पहले बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था और फिर उसे धकेल कर मार दिया गया। फिर कुछ देर के बाद इजाबेल का फ्यूनरल हो जाता है और सिस्टर ग्वेन, जो गॉड पर बिलीव नहीं रखती, वो सिस्टर सिसिलिया से आकर कहती है कि अपनी आंखें खोलो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो वैसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया जा रहा है। इससे पहले कि वो पूरी सच्चाई सिस्टर सिसिलिया को बता पाती, डॉक्टर सेल आकर उसे रोक देते हैं। बात को बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन जोर जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों को वो सच्चाई बताने लग जाती है। लेकिन इससे पहले वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाती, उसे भी बाकी के नन्स खींचते हुए यहाँ से ले जाती हैं। सिसिलिया अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर क्या ऐसी बात है जो वो नहीं जानती। यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम में लगा मदर मैरी के फोटो टूटकर लटक जाती है। उसने नोटिस किया उस पिक्चर के पीछे कुछ लिखा हुआ था और ये शुरू में जो सिस्टर दिखाई गई थी वही दरअसल लिख कर गई थी। ये बाइबल की वर्स थी। इस वर्स को पढ़ते हुए सिस्टर सिसिलिया को यह बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर कुछ गलत ही चल रहा है। सिसिलिया ने यह वर्स को पढ़ते हुए यह अंदाजा लगा लिया था कि जो वो उसके पेट में बच्चा है जिसे वो ब्लेसिंग समझ रही है, वो एक कर्ज भी तो हो सकता है। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए वो सिस्टर ग्वेन के कमरे में चली जाती है, लेकिन सिस्टर ग्वेन तो यहाँ थी ही नहीं। हम यह भी जानते हैं कि पहले वाले सिस्टर्स की तरह उन्हें भी यहाँ पर मार दिया जाएगा। इसी टाइम पर सिसिलिया को याद आया कि जब उसे प्रेग्नेंट होने की न्यूज मिली थी तब मदर सुपीरियर के पास उसकी तस्वीर वाली एक फाइल थी। ऑफिस में जाकर वो उस फाइल को निकाल लेती है और देखकर शॉक में आ गई कि उस फाइल में उसके बारे में छोटी से छोटी तक के इंफॉर्मेशन पड़े हुए थे। उसके मरने से जिंदा होने से लेकर वो किस स्कूल से पढ़ी हुई थी, किस टाइम पर घर से आती जाती थी, हर चीज की इंफॉर्मेशन नोट किया गया था। और यह लोग पहले से ही यह जानते थे कि सिसिलिया वर्जिन है और उन्होंने प्लान की तरह फादर सेल के जरिए सिसिलिया को यहाँ इस कॉन्वेंट में बुलाया हुआ था।
अभी सिसिलिया इस कॉन्वेंट को अच्छे से समझ ही रही थी कि उसे एक दरवाजे के पीछे से अजीब आवाज आई। दरवाजे के आई होल से उसने यह देखा कि अंदर सिस्टर ग्वेन को बांधा गया था और रेड मास्क पहने वही नन्स, या कहें कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ग्वेन को टॉर्चर कर रही थी और वो एक टूल से ग्वेन की जुबान पकड़कर काफी ब्रूटल तरीके से खींच लेती हैं। इससे पहले कि यह सब देखकर सिसिलिया की चीख निकल जाती, पीछे से कोई आकर सिसिलिया का मुंह को दबाते हुए पकड़ लेता है। ये वही एल्डर सिस्टर थी जो अक्सर सिसिलिया के रूम में आया करती थी। सिसिलिया रोते हुए उनसे कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन सिस्टर उसे समझाते हुए कहने लग गई कि तुम अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इन चीजों से उसे कंफर्म हो गया कि अगर वो यहाँ पर रही तो उसके साथ काफी बुरा हो जाएगा। इसीलिए वो अगली सुबह एक प्लान बनाती है। उसके कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं। जल्दी से सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं। उसके बॉडी पर बहुत सारा खून लगा हुआ था, जिससे सभी के सभी घबरा गए, क्योंकि इन्हें लगा कि सिसिलिया का बच्चा खतरे में पड़ चुका है। सिसिलिया जानती थी कि इस हफ्ते के 3 दिन डॉक्टर इस कॉन्वेंट में नहीं आते, इसीलिए उसने आज का दिन चूज किया हुआ था। उसकी तबीयत को देखते हुए फादर सेल और नन सिसिलिया को इस कॉन्वेंट से बाहर हॉस्पिटल लेकर जाने का फैसला करना पड़ जाता है। उसके यहाँ से जाने के बाद मदर सुपीरियर उसके बेड पर पड़े खून को चूमने लग जाती हैं और उन्हें उसी खून से कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आती है। इसीलिए वो बेड के नीचे देखती हैं तो वहाँ पर एक मरा हुआ चिकन था। तब वो समझ गई कि ये खून तो चिकन का ही है और सिसिलिया ने यह सारा ड्रामा यहाँ से भागने के लिए ही किया है। इसीलिए वो फौरन से फादर सेल को कॉल करके इस सब के बारे में बता देती हैं। सिसिलिया यह बात नहीं जानती थी, वो तो सिर्फ मौके के तलाश में थी कि किस तरह से वो कार से निकलकर भाग जाए। मौका मिलते ही वो कार का दरवाजा खोलकर यहाँ से भाग तो गई, लेकिन इलाका ओपन होने की वजह से वो बच नहीं पाई और पकड़ी गई। उसे कॉन्वेंट में वापस लाकर नहलाया गया। अब फादर सेल सिसिलिया को सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं ताकि सिसिलिया यहाँ से भागने का इरादा छोड़ दे। वो बताते हैं कि मैं इस कॉन्वेंट में आने से पहले एक बायोलॉजिस्ट था। इस कॉन्वेंट में जब मैं आया तो यहाँ पर मुझे होली नेल मिला। इस होली नेल के ऊपर जिसका खून और उनके बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज थे, जिससे हमें जीसस का डीएनए मिल गया। वो बताने लगे कि इसी डीएनए का इस्तेमाल करते हुए मैंने जीसस क्राइस्ट का एक और बेटा बनाने की कोशिश की। यह बताते हुए वो सिसिलिया को अपने लैब में ले गया था, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फीटर्स रखे हुए थे। वो बताता है कि ये सारे वो फीटर्स हैं जो सरवाइव नहीं कर पाए। वो बताता है कि 20 साल तक यह एक्सपेरिमेंट फेल होता चला गया था, लेकिन तुम पर यह एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गया। यहाँ पर सिसिलिया समझ गई थी कि यह कोई मिरेकल नहीं था और ना ही गॉड ने उसे चूज किया हुआ था। यह उनका प्लान था और उन्होंने ही हमेशा से सिसिलिया पर नजर रखी हुई थी। उस रात पिल्स लेते ही सिसिलिया जो होश खोए थे, वो जान गई थी कि उस रात जानबूझकर उसके वाइन में कुछ मिलाकर उसे बेहोश किया गया था और उसी टाइम पर यह एक्सपेरिमेंट उसके साथ परफॉर्म किया गया होगा। अब क्योंकि सिसिलिया ने भी यहाँ से भागने की गलती की थी तो सिसिलिया को भी सजा देना तो बनती थी, लेकिन पहले जैसे सभी को सजा देकर उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन सिसिलिया को मारा नहीं जाएगा क्योंकि उसके बॉडी के अंदर उनके बनाए हुए होली चाइल्ड है। क्रूसिफिक्स को गर्म करके सिसिलिया के पैर के नीचे लगा देते हैं और तब सिसिलिया को याद आता है कि उसने एक एल्डर सिस्टर के पैर पे भी यही क्रूसिफिक्स देखा हुआ था। इसका मतलब कि जरूर उसने भी अपने प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ से भागने की कोशिश की थी। यहाँ पर सिसिलिया यह भी समझ जाती है कि यहाँ पर जितने भी एल्डर नन्स हैं, उन्हें यहाँ पर उनकी खिदमत सेवा के लिए नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें यहाँ पर अपना मकसद पूरा करने के लिए लाया गया था और फिर उन्हें यहीं पर रख लिया गया। देखा जाए तो ये कॉन्वेंट एक जेल से कम नहीं था। इससे बाहर जाने की अभी भी किसी को इजाजत ही नहीं मिला। इसीलिए सिसिलिया समझ जाती है कि वो भी अब कभी भी इस कॉन्वेंट से भाग नहीं पाएंगे और वो थक हार कर अब इसी कॉन्वेंट में रहने लग जाती है। और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, जो कि 9वां माह का वक्त भी आ जाता है। सिसिलिया के साथ यहाँ पर अब और भी कुछ अजीब होने लग गया था। उसकी बॉडी सड़ने लग चुकी थी। कभी उसके नाखून सड़कर गिर जाते थे तो कभी उसके बाल निकलने लग जाते थे। स्किन भी उसकी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अब सीनियर फादर के पास जाती है और कहने लग गई कि मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। इसका मतलब मेरे अंदर होली चाइल्ड नहीं है और तुम लोग जो सब कुछ कर रहे हो, ऐसा गॉड बिल्कुल भी नहीं चाहते। जवाब में फादर कहने लग गए कि अगर गॉड नहीं चाहते तो फिर यह सब होने क्यों देते। सिसिलिया समझ चुकी थी
कि ये लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने प्लान को अंजाम यानी यहाँ से भाग निकलने के बारे में सोचा। मदर सुपीरियर जब उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी तभी उसने मदर सुपीरियर को अपने हाथ में पकड़े हुए क्रॉस से मार डाला। वो लंगड़ाते हुए यहाँ से भागने लग गई तो तभी उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और वो समझ चुकी थी कि यही टाइम है जब वो उस बच्चे को जन्म देने वाली है। सिसिलिया अभी यहाँ से भागने ही वाली थी कि पीछे से सीनियर फादर आ गए जिसने उसे उसी के गले में पहनी हुई चेन से गला घोंट कर मार दिया। डॉक्टर जब यह सब कुछ देखते हैं तो वो यहाँ से फौरन भाग गए और सिसिलिया अब उस लैब में चली गई। जाने से पहले वो इस लैब को पूरी तरह से तबाह करना चाहती थी। उसने पूरी लैब में इथेनॉल को फैला दिया था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर फादर सेल आ गए। फादर सेल उसे रोकने की कोशिश करने लग गए, लेकिन सिसिलिया उसकी बात को समझने की बजाय उसी को धोखा देते हुए कमरे के अंदर फेंककर इस दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर देती है और कमरे के अंदर लाइटर फेंककर आग लगा देती है। उसे लगा कि फादर सेल भी अब मर गए होंगे तो अब वो आराम से यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन फादर सेल तो अपने आप को बचाते हुए उस कमरे से बाहर निकल आए और सिसिलिया का पीछा करने लगे। भागते हुए सिसिलिया एक अजीब सी जगह पर चली जाती है। पता चला कि ये गार की तरह कोई जगह थी। अंदर जाकर उसने देखा तो उसे यहाँ पर सिस्टर ग्वेन की लाश मिली जो पहले ही वो उसे यहाँ से भगाना चाहती थी। सिसिलिया उसे देखकर टूट गई, लेकिन इस टाइम दुख करने का वक्त नहीं बचा हुआ था। उसे बस यहाँ से भागना था। सामने वाले एक विंडो से वो भागने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन पीछे से फादर सेल आ गए। फादर सेल उसे खींचते हुए उसे नीचे लेटा देता है और अपने हाथ में पकड़ते हुए चाकू से उसका पेट काटते हुए उसका ऑपरेशन करने लग जाता है ताकि वो होली चाइल्ड को हासिल कर सके। मगर सिसिलिया उसे अपने इरादे में कामयाब होने नहीं देती और अपने हाथ में पकड़ा हुआ होली नेल उसके गले में स्टैब करते हुए उसकी जान ले लेती है और फिर फाइनली इस कॉन्वेंट से बाहर आ जाती है। उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी थी। दर्द में तड़पते हुए उसने एक बच्चे को जन्म दिया। हम देखते हैं कि अपने दांतों से ही अपने अम्बिलिकल कॉर्ड को ही काट दी और अब वक्त था उसे अपने बच्चे को देखने का। उसका बच्चा एकदम अजीब तरह से भयानक दिख रहा था और आवाजें भी किसी डिमन की तरह निकाल रहा था। सिसिलिया समझ गई थी कि यह बच्चा ब्लेसिंग नहीं बल्कि ये एक कर्स है जो कि उस बाइबल के उस वर्स के मुताबिक था। ये बच्चा अगर जिंदा रहता तो एंटी क्राइस्ट बन जाता और इस दुनिया में तबाही का मंजर फैला देता। इसीलिए सिसिलिया ने अपने मोह ममता को अपने अंदर डुबाया और एक बड़ा सा पत्थर उठाते हुए उस बच्चे को क्रश करके मार दिया। इस तरह से उसने इस दुनिया में एक एंटी क्राइस्ट को आने से बचा लिया था और गॉड के स्पेशल मकसद भी पूरा कर चुकी थी। वो रोते हुए यहाँ से कहीं दूर निकलकर भाग जाती है और इसी तरह से यह कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।